हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम इस लेक्चर में आपके लिए लेके आए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले जो हमने लेक्चर 8 और लेक्चर 9 में पढ़ा था, ठीक है। लेक्चर 9 तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेक्चर 8 में हमने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बातें की थी वो भी यहाँ जल्दी से क्विकली एक शॉर्ट रिविजन देख लेते हैं, फिर हम शुरू करते हैं कुछ अच्छे अच्छे सवाल, ठीक है। तो सबसे पहले रिवीजन के साथ स्टार्ट करते हैं हमारे ये लेक्चर, ठीक है। रिवीजन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने जब शुरू किया तब सबसे पहले टॉपिक देखा था वो था रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन यानी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है और उसका डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। फिर सेकेंडली हमने देखा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसमें पहला लॉ था ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दूसरा था स्नेल्स लॉ, ठीक है। दूसरा था स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में हमने देखा था कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, सो ये θ1, ये θ2, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका रेशियो क्या रहता है? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हमने क्या देखा था? we have seen this constant as n21, so that is equal to n2 by n1। इसे हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। इसे हमने इक्वेशन ऑफ स्नेल्स लॉ बनाया था n1 sin θ1 is equal to n2 sin θ2। हमने उससे ये इक्वेशन ऑफ स्नेल्स लॉ बनाया था जो काफी इंपॉर्टेंट है, रेक्टेंगुलर क्लास लैब के डेरिवेशन में भी हमने यूज किया था इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ स्नेल्स लॉ, तो ये एक इक्वेशन नोट डाउन कर लो जिसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। इसके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिर हमने आगे पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? वो प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। इसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? बेसिकली वो प्रॉपर्टी है, जैसे मास प्रॉपर्टी है, डेंसिटी प्रॉपर्टी है किसी भी मीडियम की, ठीक है। So you can write it is just a property of medium. So it is basically a property of medium, ठीक है। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद हमने देखा था you can write it like this, types of medium, ठीक है। तो उसमें दो टाइप्स थे, ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरिजन करने पे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस हो, ओके, ड्यूरिंग कंपैरिजन, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस हो वो क्या होगा? ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ये रेयर है, और ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, ठीक है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, बढ़िया। ये बातें हमने की थी। फिर रूल्स देखे थे इसके, रूल्स फॉर बेंडिंग, यू कैन से, अगर लाइट का बेंडिंग के रूल देखने हैं, ठीक है, तो उसके लिए दो रूल्स देखे थे हमने। जब लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही हो, ठीक है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये हमने नोट किया था, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। एंड जब भी लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में अगर ट्रैवल कर रही हो तो उसको बेंडिंग हो गए, बेंडिंग जो होगा वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, ठीक है। सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये रूल्स देखे थे हमने जो काफी इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, शॉर्ट में रिवीजन है ये, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं इसको।
आगे बढ़ते हैं अभी। सो आगे नेक्स्ट टॉपिक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, जब भी आप दो कोई भी मीडियम के कंपैरिजन लो, ठीक है। सो इधर मीडियम 1, ये मीडियम 2, ठीक है। यू कैन कंसीडर एनी टू मीडियम्स विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर, ठीक है। सो दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरा मीडियम, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, व्हाट इज एब्सोल्यूट refractive index? Absolute refractive index means you need to compare the given refractive index of any medium with respect to air. अगर आप air के रिस्पेक्ट में ले रहे हो तो आपको absolute refractive index मिलेगा, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है। ये हो गया absolute refractive index। सो जब भी किसी भी मीडियम को आप air के रिस्पेक्ट में लो तो absolute refractive index होगा, अगर किसी भी मीडियम को आप दूसरे किसी भी मीडियम के रिस्पेक्ट में लो तो वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। सो इतनी बात क्लियर है रिलेटिव और एब्सोल्यूट की। फिर इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बेस्ड होते हैं, ठीक है। सो वो क्या है, रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी। सो अभी देखो जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो उस मीडियम में स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, ठीक है। मान लो यहाँ पे पानी है, ठीक है, यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है और वो ऐसे पत्थर को फेंक रहा है, ठीक है। तो पत्थर का ट्रेजेक्टरी क्या होगा, ये होगा, यहाँ से पत्थर इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सरफेस पे नॉर्मल, तो ये एयर मीडियम है, ये वाटर मीडियम है, तो ये डेंसर होगा और ये रैरर मीडियम होगा, ठीक है। तो ये पत्थर है वो ऐसे ट्रैवल करेगा लाइक दिस, ठीक है। ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी से ऐसे बेंड होगा और यहाँ पे उसकी स्पीड क्या होगी, इट्स स्पीड विल डिक्रीज, ठीक है। सो ऐसे ही आप कंसिडर कर सकते हो। सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसिटी को 100% यू कैन नॉट कंपेयर, बट यू कैन कंसिडर इट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। 100% वो सेम नहीं होते। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। सो n इज इक्वल टू c by v। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। c इज अ कांस्टेंट, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो c का वैल्यू क्या है, रट लेना, c का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ठीक है। आपको c का वैल्यू हमेशा यहाँ पे यही सब्स्टिट्यूट करना है, बढ़िया। सो अभी ये हो गई एक पर्टिकुलर मीडियम की बात, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर मीडियम रहा तभी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मान लेते हैं दो मीडियम दिए, ठीक है। अगर दो मीडियम दिए है, मान लो फॉर टू मीडियम्स, सो मान लेते हैं n1 v1 और n2 v2, ठीक है। ये वेलोसिटी इन मीडियम 1 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम का, ये वेलोसिटी इन मीडियम 2 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का, ठीक है। सो अभी इसको कंपेयर कर लो। n1 will be equal to c upon v1, ये होगा n2 is equal to c by v2। सो सिंपली अभी रेशियो निकाल लो n2 by n1 का, तो c by v2 ये हो गया c by v1, c कट हो गया v1 by v2। सो n2 by n1 is equal to v1 by v2, ओके। सो जब टू मीडियम्स रहेंगे आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, बढ़िया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा वेलोसिटी के, क्लियर है। सो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जिसके बेस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जिसके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। अभी लास्ट टॉपिक हमने देखा था
व्हाट डज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मीन्स, ठीक है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है तो उसका मतलब क्या होता है, तो हमने लिखा था एक पॉइंट, ठीक है। मान लो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हो, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 4/3। तो 1.33 का मीनिंग क्या होता है, तो इट मीन्स दैट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। अगर वाटर दिया, जैसे लिखो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलिए ये मिटा देते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम विल बी डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 1/n। ये परफेक्ट है, 1/n कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। तो ये परफेक्ट हो गया। इसी रिलेशन से हमने ये डिराइव किया, ठीक है। देखो n इज इक्वल टू c बाई v है, सो v इज इक्वल टू क्या होगा 1/n इंटू c। सो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम विल बी डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 1/n कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने लेक्चर नंबर 8 में देखी थी। तो ये फॉर्मूलेज है वो इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस के ऊपर अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से अगर नोट करना है तो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया, चलो अब आगे देखते हैं। चलिए तो अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ऑन द बेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो सारे क्वेश्चंस है वो आपके स्क्रीन के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.33। सी अगर रिस्पेक्ट टू एयर लिखा है मींस वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.33। The velocity of light in vacuum is 3 into 10 power 8. The velocity of light in vacuum, that is the value of c. So 3 into 10 power 8 meter per second. Calculate the velocity of light in water. So हमें water में velocity निकालनी है, so formula n is equal to c by v। या water के लिए so w हम ऐसे लिख देंगे। तो refractive index of water, so that will be 1.33, ये होगा 3 into 10 power 8 और ये होगा velocity in water। See refractive index is 4/3, 1.33 means it is 4/3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4/3, 3 into 10 power 8 VW। तो VW का वैल्यू क्या आएगा 9/4 into 10 power 8, ठीक, बढ़िया। सो 9/4, so that will be equal to 2.25 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया वेलोसिटी इन वाटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2। A ray of light enters from water to glass of refractive index of glass with respect to water is 1.12। so यहाँ पे दिया refractive index of glass with respect to water is 1.12, ठीक है। So find the absolute refractive index of water if absolute refractive index of glass is 1.5। तो यहाँ पे हमें Ng का वैल्यू 1.5 दिया है, हमें Nw का वैल्यू फाइंड करना है। इजी, चलिए देखते हैं। So Ng by Nw that is equal to 1.12। तो ये 1.5, ये है 1. Nw 1.12,
ठीक है। तो NW कितना होगा 1.5, ये 1.12, तो ऐसे लिख सकते हो 150 by 112, ठीक है। अभी इसको डिवाइड करना है, तो चले करते हैं। 75, ये होगा 56, NW दैट इज इक्वल टू, अगर आपको याद है कि रिफ्लेक्ट इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33, तो आप लिख सकते हो क्योंकि रिफ्लेक्ट इंडेक्स यूजुअली चेंज नहीं होता, पर डिवाइड करके चेक कर लो। ये 56 और ये 75, ये 1 जा 56, तो ये हो जाएगा 19, ठीक है। यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 0, सही जा रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे 56 इंटू 3, सो दैट इज 168 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा 2 2, बढ़िया। तो 0, ये 56 4 जा, so that will be 224, so again we need to take 3, it is 168, ठीक है। so I answer 1.33, क्लियर है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, रे ऑफ लाइट आर एंटरिंग फ्रॉम ग्लास टू ग्लिसरीन, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, सो Ng का वैल्यू दिया है 1.5 एंड ग्लिसरीन इज ग्लिसरीन इज गिवन 1.47, तो हमें पूछा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, so glycerin with respect to glass, so 1.47 divided by 1.5, so ये होगा 147 divided by 150, ठीक है। इसको डिवाइड करो, आंसर फाइंड करो, तो चलिए करते हैं। 150 और ये 147, 0 कंसीडर कर लेते हैं, तो ये 150 इंटू 9, यहाँ पे पॉइंट, तो 0, ये तो ये 1350 होगा, so 1350, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आएगा 120, ठीक है। फिर 1200, so ये 8 into 1200, so ये 0, आंसर विल बी 0.98, बढ़िया। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर हम कुछ और सवाल आगे देखते हैं। कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, चलिए आगे देखते हैं और कुछ और सवाल। चलिए तो कुछ और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 4, तो उसमें क्या बोला है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 मीडिया ABCD आर गिवन इन द टेबल। यहाँ पे मीडियम दिए हैं, यहाँ पे A, ये B, C और D, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दिया है 1.33, ये 1.50, ये 1.52, ये 2.40. If light travels from one medium to another, in which case the change in speed will be minimum. तो सबसे minimum change in speed किस में होगा, so minimum change in speed, ठीक है। तो जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस, तो डिफरेंस B to C में सबसे कम है, so जब लाइट B to C या C to B कंसिडर कर लो, हमें चेंज से मतलब है, ठीक है। तो चेंज किसका कम होगा, when light travels from, minimum change in speed will be when light will travel from B to C, ठीक है, क्योंकि उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज सबसे कम है, डिफरेंस सबसे कम है। सेकंड बोला है मैक्सिमम, सो मैक्सिमम किस में होगा, मैक्सिमम होगा इन दोनों में, क्योंकि इसका डिफरेंस सबसे ज्यादा है, क्लियर है। सो ये होगा मैक्सिमम चेंज
in speed will be when light will travel from A to B, sorry A to D। चलो क्लियर है इतना? ओके, अगला सवाल देखें। बढ़िया, क्वेश्चन 5, ठीक है। The speed of light of transparent medium is 0.6 times the speed of light in vacuum. So speed of light of any given medium is 0.6 times the speed of light in vacuum. So V का वैल्यू यहाँ पे दिया है 0.6 C. What is the refractive index of the medium? तो हमें n कैलकुलेट करना है। सॉल्व का सवाल है, ठीक है, बहुत ही आसान है, कर लेते हैं। n is equal to C by V. So n is equal to C और V कितना है 0.6 C, तो C से कैंसिल, तो ये होगा 10 by 6, तो 5 by 3, so that is 1.67. So refractive index of that medium will be 1.67, ठीक है। छोटा सा सवाल, छोटा सा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, the refractive index of glass and water with respect to vacuum are 3/2 and 4/3. So glass with respect to vacuum, that is 3/2, and water with respect to vacuum, that is 4/3. The speed of light in glass, okay, हमें Vg दिया है यहाँ पे, speed of light in glass, that is 2 into 10 power 8. तो पहला हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। तो इसका मतलब हमें C ढूंढ देना है। C का वैल्यू तो पता ही है, 3 into 10 power 8 आएगा, ठीक है। और फिर दूसरा हमें वाटर का फाइंड करना है। तो चलिए 1 by 1 सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले n is equal to C by V, इन दोनों के वैल्यू दिए, तो यहाँ पे Ng Vg लिख दो। So Ng will be 3/2 और ये C upon 2 into 10 power 8, और 2 will get cancelled out and C will be equal to 3 into 10 power 8 meter per second। इजी है, बढ़िया एकदम। अभी वाटर का निकालना है, फाइंड करना है। तो चलिए, इसी फॉर्मूले से वाटर का निकालो, क्योंकि C का वैल्यू है आपके पास। सो NW that is equal to C upon VW। NW is 4/3, ये है 3 into 10 power 8, यहाँ पे हमने फाइंड किया, और ये VW, ठीक है। सो VW is equal to 9/4 into 10 power 8, तो ये होगा 2.25 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। वेरी इजी, ठीक है, बहुत इजी है। तो चलो इसे नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम आगे देखते हैं। कर लिया? चलिए मिटा देते हैं इसको। चलिए, तो अब मैं सवाल बोर्ड पे लिख रहा, ठीक है। क्वेश्चन 7, इफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x, y and z, मीडियम x, y and z are 4/3, 5/3 and 7/5 respectively, then find relative refractive index of, ठीक है। हमें relative refractive index निकालना है। पहला है उसमें y with respect to x, दूसरा है z with respect to x, और थर्ड है y with respect to z, ठीक है। तो चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं, आसान सा सवाल है। तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x क्या दिया है 4/3, फिर y दिया है 5/3 और z दिया है 7/5। तो अभी सबसे पहले y/x फाइंड करना है, तो चलो कर लेते हैं। y(x), so that is ny/nx, तो ये होगा 5/3 और ये होगा 4/3। इजी,
तो 3 3 कैंसिल कर दो, इसका आंसर आना है 5/4, ठीक है। तो ये हो गया 5/4। सेकंड z/x, so nzx, so nz/nx, so that will be z 7/5, x कितना है 4/3, ठीक है। so 5 को नीचे लेके आओ, 3 को ऊपर भेज दो, तो ये हो जाएगा 21/20, बढ़िया इजी। तीसरा निकाल लेते हैं, तीसरा ny/z, so that is ny/nz, so ny कितना है 5/3, nz कितना है 7/5, ये 5 ऊपर गया, ये 3 नीचे आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25/21, ठीक है। इसको डिवाइड करके जो भी आंसर है लिख लेना, बढ़िया। तो आसान सा सवाल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x with respect to y is 0.5 and relative refractive index of y with respect to z is 1.5, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, देन फाइंड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z with respect to x, ठीक है। तो हमें ये चीज फाइंड करनी है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले से दिया है, ठीक है। तो nx with respect to y, so दिया क्या है nx/ny, so that is equal to 0.5, बढ़िया। अभी ny/nz, so ny/nz क्या दिया है ny/nz, that is 1.5। हमें चाहिए nz/nx, ठीक है, इसका वैल्यू चाहिए। अभी देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सो ny विल गेट कैंसिल आउट, यू विल गेट nx/nz, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल ले लोगे तो आंसर nz/nx आ जाएगा, बढ़िया। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 and 2 को, so multiplying equation 1 and 2, you will get nx ny into ny nz, so that is equal to 0.5 into 1.5, so ny cancel out, nx will be nx/nz equal to, ये हो गया 5/10, हो गया 15/10, ठीक है। so ये हो जाएगा nx/nz, that is equal to, say 15 5s up, so that is equal to 75, so ये हो गया 0.75, ठीक है। so nz/nx, so that is equal to 1/0.75, 100/75, so this will be 4/3, so nz/nx का आंसर क्या आएगा 4/3, so that is 1/1.33, बढ़िया। तो आसान सा सवाल था, तो ऐसे लॉजिक्स आप सबको अप्लाई करने आने चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो इन दोनों क्वेश्चंस को, फिर हम आगे देखते हैं कुछ और सवाल। लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, बढ़िया। चलिए तो आगे देखते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं और सवाल। क्वेश्चन 9, अभी कुछ सवाल स्नेल्स लॉ के ऊपर देखते हैं, ठीक है। कुछ अच्छे अच्छे सवाल स्नेल्स लॉ के ऊपर देखते हैं बेसिक से। मान लो ये सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये हमारा नॉर्मल है, बढ़िया। तो लाइट है, ये 45 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इसका n1 दिया है √2, और ये रिफ्रैक्ट होके ऐसे ट्रैवल कर रही है,
ठीक है। तो यहाँ पे एंगल दिया है 30 डिग्री, तो ऑब्वियसली इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। हमें कैलकुलेट करना है n2, ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है n2। यहाँ पे वैल्यूज दिए रहेंगे क्वेश्चंस में, मैथ्स में आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ोगे, ठीक है। sin 30 that is equal to 1/2, sin 45 that is equal to 1/√2, sin 60 that is equal to √3/2। बढ़िया, ठीक है। तो ये तीन वैल्यूज आप याद रख लो तो अच्छा है, ठीक है। अगर मैथ्स में तो याद रखना है फिलहाल। सो स्नेल्स लॉ अप्लाई कर लो, यहाँ पे θ1 बोल दो इसको, ये θ2 बोल दो। तो n1 sin θ1 is equal to n2 sin θ2। बढ़िया, सभी सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये होगा √2, ये होगा sin 45, ये n2 और ये sin 30। तो ये √2 sin 45 का वैल्यू क्या है 1/√2, ये 1/√2 इज इक्वल टू n2। sin 30 का वैल्यू क्या है 1/2, ये 1/2। तो n2 का वैल्यू क्या आया 2। आसान है, इजी है, बढ़िया हो गया। देखो यहाँ पे लाइट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, सो n1 यानी √2 का वैल्यू क्या होता है 1.41 और इसका वैल्यू आया 2, मींस वो टेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, सो इट इज ट्रू। चलिए एक और सवाल देखते हैं ऐसा। चलिए अब हम कंसीडर करते हैं, ये हमारा नॉर्मल है, बड़ी ठीक है। यहाँ पे हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं, लाइट इज इंसिडेंट एट एंगल 30 डिग्री, ठीक है। देन इट इज ट्रैवलिंग एट सर्टेन एंगल थीटा, ओके। हियर n1 is given √3 and n2 is given 1. You need to find the angle theta, ठीक है। हमें थीटा एंगल फाइंड करना है इस केस में। तो चलिए करते हैं, खुद से ट्राई करो पॉज करके। कर लिया, हो गया, बढ़िया। चलो, सो अप्लाई स्नेल्स लॉ, इट विल बी n1 sin θ1 is equal to n2 sin θ2। तो यहाँ पे n1 क्या है √3, तो ये √3 sin θ1 कितना है 30, तो ये sin 30 n2 कितना है 1 और θ2 कितना है थीटा, जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो बढ़िया, तो साइन ये हो गया √3, sin 30 कितना है 1/2, तो ये हो गया 1/2, तो ये sin थीटा, ठीक है। तो sin थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो sin √3/2 कब होता है sin 60 पे, तो ये हो गया sin 60। ये साइन कैंसिल मत कर देना, ठीक है, ऐसा नहीं होता। हम साइन का आर्गुमेंट कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उसका एंगल कंपेयर करके हमें 60 मिलता है, ठीक है। सो डोंट शो दैट कैंसलिंग द एंगल्स, ओके, यू कैन नॉट कैंसिल द एंगल्स एनी टाइम। चलिए एक और सवाल देखते हैं, खुद से ट्राई करना, ठीक है। चलो मान लेते हैं ये सरफेस है, चलो सरफेस को हम चेंज कर देते हैं। सरफेस कुछ ऐसा है, ठीक है, नॉर्मल ऐसे दिया है, ठीक है। सो लाइट लेट्स से ट्रैवलिंग लाइक दिस, इट इज ट्रैवलिंग लाइक दिस, ये हमारा एंगल 45 डिग्री, ठीक है, और दूसरी तरफ वो लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है, दूसरी तरफ लाइट उस तरफ ट्रैवल करके ऐसे जा रही है। यहाँ पे हमें दिया है n1 फाइंड करना है, ठीक है, और यहाँ पे चलो मैं मान लेता हूँ एंगल 30 डिग्री, और यहाँ पे n2 दिया है 2, ओके। सो हमें n1 कैलकुलेट करना है इस केस में। सो इस केस में देखो मैंने फिगर थोड़ी चेंज कर दी क्वेश्चन से। अभी मान लो ये नॉर्मल है, ठीक है, ये हमारी नॉर्मल लाइन है और ये सरफेस। दूसरे सारे क्वेश्चन में हमने सरफेस यहाँ पे लिया था और नॉर्मल वर्टिकल लिया था, ठीक है। सो अभी हमने रूल्स में देखा था कि इस चैप्टर में अभी कभी भी आप एंगल कंसिडर करो, सो एंगल हमेशा किसके साथ होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। यहाँ पे सरफेस के साथ दिया है, सो आपको वो एंगल ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे लिखना होगा 60, ठीक है। तो ड्यूरिंग कैलकुलेशन यू डोंट नीड टू टेक दिस 30, ठीक है, 30 आपको कंसिडर नहीं करना, आपको 60 कंसिडर करना है, क्योंकि 60 है वो नॉर्मल के साथ है, ठीक है, ये बात खास ध्यान रखना। चलिए n1 sin θ1 is equal to n2 sin θ2,
सो n1 का वैल्यू पता नहीं है, तो sin थीटा 1 तो दैट इज sin 45, n2 कितना है, n2 का वैल्यू 2 है और sin थीटा 2 सो दैट इज 60। ठीक है, यहाँ पे 30 मत रखते हैं, क्लियर है। सो n1 इंटू 1 बाई रूट 2, ये 2 इंटू sin 60, sin 60 is root 3 by 2, so this 2 will get cancel out, so n1 will be equal to root 2 into root 3, so n1 will be equal to root 6। ठीक है, ये हो गया n1 का एंगल। सो यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस के ऊपर कर लिए। ठीक है, सो आई होप कि आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए। ठीक है, और फिर भी कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं, सॉरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, सो पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।